कर लिया था कि हम लोग एटम क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन करी थी। और बोला भी था लास्ट क्लास में कि रिलेटिव एटॉमिक क्या होता है, इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट वाली चीज को एक्सप्लेन करेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है इस चीज को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे एक्चुअल में हम लोगों ने इन चीजों को एक्सप्लेन कर रखा था, बोला भी था कि सारी की सारी चीजें हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, बोला भी था कि वही चीजें हैं, केवल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उस चीज को बस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक। तो जैसे मान लो अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो सबसे बेसिक टॉपिक यही है। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन नीचे दे रखा है ऐसे, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस एंड 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो इसको हिंदी में अगर ऐसा समझे कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब हम लोग एक रेशियो की बात कर रहे हैं। रेशियो किस चीज का है, तो एक एटम के सॉरी एक कोई भी एलिमेंट है उसके एक एटम के मास को हम लोग कार्बन एटम के वन एटम तो 1/12 मास से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि नीचे फॉर्मूले में भी दे रखा है। मास ऑफ वन एटम, एक सेकेंड, यहाँ साइड में ब्लू कलर से मार्क कर रहा है ये चीज, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट के एक एटम का मास, उस चीज को हम लोग 1/12 मास से डिवाइड कर रहे हैं एक कार्बन 12 एटम वाले पार्ट का। तो एक्चुअल में जैसे ये डेफिनेशन इतने स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमको इसलिए याद रखना है क्योंकि स्कूल्स में पूछा जाता है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इट इज द रेशियो ऑफ mass of one atom of any element with respect to 1/12 the mass of one atom of carbon 12। लेकिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन सब चीजों को ढंग से समझा था। जैसे टर्म में आप ये वर्ड दे रखा है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसको दूसरे तरीके से हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब एक एटम के मास को हम लोग दूसरे किसी एक रेफरेंस टर्म के रिलेटिवली मेजर कर रहे हैं। तो रेफरेंस टर्म क्या है, तो एक कार्बन 12 एटम जो नीचे हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, एक कार्बन 12 एटम का 1/12 मास, इस रेफरेंस टर्म के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग इतना कुछ मतलब नहीं होता, रिलेटिव एटॉमिक मास और कुछ भी नहीं है, मास नंबर ही है। हम लोग मास नंबर को ही एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। मतलब एक एटम के अंदर जो भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इस चीज को जब हम लोग एडअप करते हैं तो वही चीज अपना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकल के आता है। ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, और उसी चीज को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलना शुरू कर देते हैं। आपको डेफिनेशन याद रखने हैं, स्कूल के लिए डेफिनेशन आपके काम का होगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन किसी काम का नहीं होगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये ध्यान रखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जैसे नीचे दे रखा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, वो कैलकुलेट करने का तरीका है, उस चीज में हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये इक्वल टू में दे रखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वाले पार्ट को हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों के सम को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीधा उस नंबर को यूज कर पाते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। डेफिनेशन वाला पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहे तो कॉपी में नोट भी कर लेंगे बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये डेफिनेशन थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा। तो जैसे मान लो कि जब हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन माना कि कार्बन 12 के हम लोग 1/12 की बात कर रहे हैं। तो कार्बन 12 का मतलब है कि जिस कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं अपने पास, 12 और 14। तो कार्बन 12 वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग जिस कार्बन एटम का मास नंबर 12 है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग 1/12 लेके चल रहे हैं। अगर हम लोग कार्बन 14 की बात करते हैं तो ये जो डेफिनेशन है उसमें 1/12 जो ऊपर दे रखा है 1/12, उसके जगह पे 1/14 हो जाता। अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है। वैसे एक छोटा सा तुम लोग के लिए सजेशन है,
1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारा का सारा, सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सारे के सारे एलिमेंट्स का 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना है तुम लोगों को, मतलब बिल्कुल याद रखना ही रखना। और अगर उसके अंदर के न्यूट्रॉन्स को याद रख लिए तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन 1 से लेके 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखो, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स काफी फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। तो मास नंबर नॉर्मली याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी कभी सवाल दिया जाता है कंपटीशन में या बोर्ड की एग्जाम में, हमेशा एटॉमिक नंबर या मास नंबर दे रखा होता है, तो हम लोग को ये सब चीजें याद रखने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ये चीज इतने बार फ्रिक्वेंटली यूज होता है, हम लोग बार बार एटॉमिक वेट वगैरह या एटॉमिक नंबर नहीं मेंशन करेंगे। तो तुम लोगों को ये नंबर्स याद रखने हैं, तो तुम्हारे पास अभी आराम से टाइम है। कॉपी में 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स का प्रोटॉन का नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर, ये 2-3 बार लिख लेना, ताकि ये वैल्यूज तुम लोग को याद हो। और ये हम सजेशन दे रहे हैं, इन फ्यूचर कभी कभी किसी से पार्टिकुलरली पूछ भी लेंगे कि हाँ इसका मास नंबर बताओ, तो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं रहा तो फिर बहुत डांट पड़ेगा उसको उस दिन, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है। तो अगर सेम डेफिनेशन को हम लोग ऑक्सीजन के रेफरेंस में डालते, तो 1/12 की जगह पे 1/16 कर देते। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू 1/16 द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग इस चीज को नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में डालते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14। तो 1/14 मास ऑफ, या 1 डेफिनेशन में अगर भूल जाए कि 1/12 था कि क्या था, तो उतना उतना स्ट्रेस मत लेना। बस रेशियो ध्यान रखना कि लोग किसी भी सब्सटेंस के एक एटम के मास को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किसी से कर रहे हैं, तो किसी दूसरे एलिमेंट, जो कि हम लोग हमेशा रेफरेंस में कार्बन 12 लेके चलेंगे। तो जो एलिमेंट लेके चलेंगे उसके मास नंबर से वहां पे डिवीजन कर देना। तो अगर हम लोग कार्बन एटम लेके चलेंगे, तो कार्बन एटम वाले पार्ट का मास नंबर 12 होता है। तो इस केस में हम लोग आराम से मास ऑफ वन एटम जो नीचे मेंशन किया, और मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, मास नंबर से उसका रेशियो वाला पार्ट निकाल लो 1/12। अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन देता, जिससे ऊपर दे रखा है शायद से, for atoms this is done by expressing mass of one atom with respect to a fixed standard। ये जो fixed standard है, ये चीज कार्बन माना गया है, कार्बन 12 वाला पार्ट। इस केस में जैसे उसके आगे एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया भी है, डाल्टन्स यूज्ड हाइड्रोजन एज द स्टैंडर्ड। तो जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन क्या है कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है। तो इसलिए शुरुआत में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सारे के सारे डेफिनेशन दिए गए। फिर दिखा कि नहीं भाई, ऑक्सीजन बहुत जगह एग्जिस्ट करता है, तो फिर उस डेफिनेशन को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दिया गया। तो ऑक्सीजन में जस्ट आगे लाइन में दे रखा, लेटर ऑन ऑक्सीजन रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एज द रेफरेंस, क्योंकि हर जगह दिखा ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है। फिर मालूम पड़ा कि कार्बन ऑलमोस्ट हर जगह ही एग्जिस्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डेड ऑर्गेनिज्म, हर जगह पे कार्बन एग्जिस्ट करता ही करता है। तो इसलिए इस डेफिनेशन को कार्बन के रिस्पेक्ट में मेंशन कर दिया गया। तो जो डेफिनेशन था वो टाइम के साथ मॉडिफाई हुआ, कि हम लोग शुरुआत में एक एटम के मास को एक हाइड्रोजन एटम के मास से डिवाइड कर रहे थे, और हाइड्रोजन एटम का मास नंबर 1 ही होता है। तो उस केस में 1 ऑफ मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बोल सकते थे। फिर जब ऑक्सीजन वाले पार्ट पे गए, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं हम लोग, ये चीज, तो यहाँ पे, अच्छा सॉरी, H2 नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग ऑक्सीजन स्केल पे गए, तो ऑक्सीजन स्केल में मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट सेम चीज है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया। बट नीचे यहाँ पे मास ऑफ वन ऑक्सीजन 16 एटम, तो मास नंबर 16 हो गया, तो हम लोग 1/16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 16 से उस मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम को डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। तो इस कैलकुलेशन पे हम लोग आएंगे, जैसे जब ये शुरू का 2-3 टॉपिक्स खत्म होगा, तो उसके बाद इस कैलकुलेशन से हम लोग मास नंबर पे कैसे आए, उस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए थोड़ा इसको बस ध्यान रखो, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सिंपली इस लैंग्वेज के हिसाब में हम लोग काम कर सकते हैं।
फिर उसके बाद एक छोटा सा टर्म है एटॉमिक मास यूनिट, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, 1.66 इंटू 10⁻⁻14, और बोला था मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियर अबाउट सेम होता है, और इन दोनों का जो मास का वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर होता है। तो जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, कि अगर हम लोग इसका डेफिनेशन बोले एटॉमिक मास यूनिट का, तो उस नीचे वाले डेफिनेशन पे मत जाना, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया गया है, दूसरे लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं। एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मान लो कि हम लोग जब यूनिट्स की बात करते हैं तो हम लोग डिस्टेंस के लिए मीटर, किलोमीटर, इंच या फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब चीजें आराम से यूज करते हैं। तो इतने सारे हम लोग को यूनिट्स क्यों मेंशन करने पड़े, हम लोग किलोमीटर में क्यों नहीं काम कर पा रहे, या फिर हम लोग मीटर में क्यों नहीं काम कर पा रहे, इस तरह की चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हम लोगों को यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना है, मान लेते हैं। तो जब दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग किलोमीटर में मान लो बोलते हैं कि 1000 किलोमीटर है, 1000 तो नहीं है बट एजम्पशन ले लेते हैं कि यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग उसको मीटर में भी बोल सकते थे, 1000 किलोमीटर इंटू 1000 करते तो टोटल नंबर ऑफ मीटर्स निकल के आते। लेकिन वो वैल्यू काफी बड़ा हो जाता है, मतलब 10⁻6 के फॉर्म में चल रहे होते हैं हम लोग। तो जब 10⁻6 के फॉर्म में है तो उसको बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो भाई बहुत मुश्किल चीज है बोलना, छोड़ दो, रहने दो। तो हम लोग उसको किलोमीटर के फॉर्म में ही रखना प्रेफर करते हैं। मान लो हम लोग जैसे कभी अपने घर में इंची टेप से कुछ मेजरमेंट करते हैं, मान लो टेबल कुर्सी वगैरह का साइज मेजर करना है हम लोग को, तो हम लोग जब उस मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम लोग किलोमीटर के टर्म में काम नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग इंच के फॉर्म में काम करते हैं या मीटर के फॉर्म में काम। मान लो हम लोग कपड़ा सिलवाने जाते हैं, तो कपड़ा सिलवाने के लिए जो दर्जी है वो किलोमीटर में थोड़े ना बोलता है कि भाई 0.01 किलोमीटर का कपड़ा है लेकर के आ जाना, ऐसा नहीं बोलता है। बोलता है इतना मीटर कपड़ा लेना, 2 मीटर ले आना, 2.5 मीटर ले आना, इस टाइप से मीटर के फॉर्म में काम करते हैं। क्योंकि जो एक दर्जी है उसके मेजरमेंट का जो स्केल है वो मीटर में ज्यादा इजिली बोलने में रहेगा। उसको हम लोग किलोमीटर में भी कर सकते थे, उसको हम लोग सेंटीमीटर में भी कर सकते थे, एंड उसको हम लोग किलोमीटर में भी कर सकते थे। लेकिन बोलने में मीटर का जो वैल्यू है काफी एग्जैक्ट होता है, 2 मीटर ले आना, तो दो काफी छोटा वैल्यू है। मतलब अगर किलोमीटर में बोलते तो 0.002 किलोमीटर का कपड़ा ले आना, तो आदमी पागल हो जाएगा, भाई 0.002 किलोमीटर का कपड़ा कहाँ से देंगे। ठीक है वो सेम चीज, बट बोलने में थोड़ा वेरिएशन हो गया। जैसे मान लो हम लोग सब्जी मार्केट जाते हैं, तो सब्जी मार्केट में, अच्छा जैसे तुम्हारे उसमें जूम में एक फीचर है, जब मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो रेज हैंड करने का ऑप्शन होता है, शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रेज हैंड करने का ऑप्शन दिखता है किसी को? यस। हाँ ठीक है, तो जैसे हम एक सवाल पूछेंगे, ठीक है, जिनको वो सवाल का आंसर मालूम होगा बस वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेज हैंड करेंगे, ठीक है, ताकि हमको स्क्रीन पे चीजें दिखे। पसेरी वर्ड कितने लोगों ने सुना है? पसेरी, बस एक ने सुना है, करुणा ने। हाँ हाँ, 5 kgs ना। हाँ तुमसे पूछे नहीं आंसर, मम्मी। हम आंसर पूछते नहीं है। पसेरी वर्ड कितने लोगों ने सुना है? बस एक ही लोगों ने सुना है। शुभकामना ने भी सुन रखा है पसेरी, ओके। बस 2 लोगों ने सुना है। शुभकामना अपने घर वाले से पूछ के बता रही हो क्या? नहीं सर, हम सुने हैं वर्ड पर उसका मतलब नहीं पता, इसलिए मम्मी से पूछ रहे थे। अरे तो मतलब पता होना चाहिए ना, सब लोग पूछ पूछ के पसेरी मतलब, बताते हैं। एक पसेरी मतलब 5 kgs। हाँ हाँ, 5 केजी हम होता है। सुने। हाँ ठीक है, सब लोग पूछ पूछ के घर वालों से बता रहे, हिमांगी महाजन पूछ के बता रही है घर से। इसलिए ये ओप्पो कौन है भाई? ओप्पो अपना नाम बता दो भाई। किसी के फोन का मतलब फोन में नाम ओप्पो दिखा रहा है स्क्रीन पे, हम लोग को अपना नाम चेंज कर लो ताकि नाम से वो बात करना थोड़ा आसान रहे। तो देख लो भाई, तुम लोग को अंग्रेजी तो आती नहीं है क्योंकि तुम लोग इंग्लैंड के रहने वाले हो नहीं, और तुमको हिंदी भी नहीं आती, तो डूब मरो कहीं जाकर के तुम लोग, मतलब पसेरी नहीं मालूम तुम लोग। अच्छा एक और सवाल है दूसरा, कितने लोगों को पहाड़ा आता है? हाथ खड़ा करना है, कमेंट नहीं करना है। पहाड़ा ज्यादा लोगों को आता नहीं, पहाड़ा वर्ड नहीं पूछ रहे, कितने लोगों को पहाड़ा आता है, मतलब कैलकुलेट करने आता है, पहाड़े का टेबल आता है, ये पूछ रहे हैं। यानी कि पहाड़ा वर्ड बस मालूम हो। कितने लोगों को पहाड़ा आता है? चलो बढ़िया है भाई। यस सर।
धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, 2-4 लोग हाथ हटा रहे हैं अपना। सही है। देखो भाई, एक तो जैसे हिंदी क्या है कि अपना मदर टंग है, ठीक है? तो हिंदी के टर्म में चीजें समझना आसान होता है, उसमें दिमाग भी अपना फास्ट काम करता है। जिन लोगों को इंग्लिश का मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है उनके लिए ठीक है मल्टीप्लिकेशन टेबल, लेकिन वो काफी लेंदी होता है, वो थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि एक तो उसमें मैथ्स है, उसमें इंग्लिश भी है, और दोनों चीज अपने लिए नहीं है, ठीक है? तो हिंदी में जो पहाड़ा होता है, घर में सब लोग को दादा वादा लोग सिखाते हैं, तुम्हारे अपने घर वालों से पूछना कि पहाड़ा आता है आपको, तो सब लोग बोलेंगे हमको पहाड़ा आता है। और अपने पापा से पूछना या मम्मी से पूछना, उनका उनका जो कैलकुलेशन है ना, वो तुम लोगों से कहीं ज्यादा फास्ट होगा। कभी कैलकुलेशन बैठ, कभी तो सब लोग फुर्सत में, सब लोग लॉकडाउन में फुर्सत में बैठे होंगे, घर वाले भी फुर्सत में, तुम भी फुर्सत में, सब घर पे ही है। फिर डिस्कशन करना मल्टीप्लिकेशन टेबल का, कि कोई एक वैल्यू तुम देना और तुम्हारे पापा देखते हैं कौन पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो जिन लोगों को पहाड़ आता है उनका कैलकुलेशन काफी फास्ट होता है। ये चीजें जान के रखें। मतलब हम ये नहीं बोलते कि हिंदी ही सीखो इंग्लिश मत सीखो, लेकिन केवल इंग्लिश में मत रहो, हिंदी की चीजें बहुत वैल्यूएबल होती है। जिन लोगों को पहाड़ा आता है उनका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होता है। हम लोग बचपन में बहुत सीखे उस चीज को। चलो, तो जैसे पसेरी की बात करते हैं हम लोग, तो पसेरी का मतलब होता है 5 केजी, ठीक है? तो जैसे हम लोग जब सब्जी मार्केट जाते हैं, तो जैसे कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा टन या क्विंटल, सब लोगों ने सुन रखा होगा कि हम लोग जब धान वगैरह खरीदने जाते हैं, गेहूं खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्विंटल के फॉर्म में काम करते हैं। अगर बड़े बड़े वो हैं बिजनेसमैन से, तो वो लोग क्विंटल के फॉर्म में या टन के फॉर्म में काम करते हैं। हम लोग जब सब्जी मार्केट में जाते हैं आलू खरीदने या प्याज खरीदने, तो नॉर्मली आलू 500 ग्राम नहीं खरीदा जाता है, 1 किलो खरीदते हैं लोग, लेकिन नॉर्मली 2.5 किलो या फिर 5 किलो। तो हमेशा वो जो आलू प्याज खरीदने का चीज है, वो 2.5 किलो या 5 किलो के टर्म में चलता है। तो उसमें यही बोलते हैं हम लोग, एक पसेरी आलू दे दो या आधा पसेरी आलू दे दो, तो बोलना आसान हो जाता है वो 5 केजी, 5 केजी इज इक्वल टू 1 पसेरी, लेकिन बोलने में हम लोग उसको एक पसेरी बोलते हैं। सामने वाले के लिए भी समझना आसान होता है, तो 5 केजी देना वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पसेरी दे दो, 10 पसेरी दे दो, तो उसको समझ में आता है। तो होता क्या है कि जैसे जब हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, जैसे मान लो हम लोग सब्जी मंडी गए, तो आलू प्याज को छोड़ दो, नॉर्मल सब्जी खरीदने जाएंगे तो 1 केजी, 2 केजी, 2.5 केजी ये हम लोग बोलते हैं। कभी भी हम लोग 100 ग्राम सब्जी नहीं खरीदते कि 100 ग्राम हमको ये सब्जी दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। वो नॉर्मली 500 ग्राम या फिर 1 केजी के फॉर्म में चलता है, तो आधा किलो 1 किलो दे दो, ऐसा बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जब हम लोग जैसे मान लो मिर्च खरीदते हैं, तो मिर्च वाले लोग कभी भी 1 किलो नहीं खरीदते, वो नॉर्मली 100 ग्राम, 200 ग्राम इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो वहां पे हम लोग ग्राम के टर्म में 100 ग्राम इस टाइप से काम करते हैं, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोग मान लो सोने की दुकान पे जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे, तो उधर हम लोग कोई नहीं बोलने जाते कि भाई 1 किलो सोना दे दो। मतलब 1 किलो कोई सोना खरीद रहा होगा तो इधर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहा होगा, वो हमारी होगा, ठीक है? तो 1 किलो सोना कोई नहीं खरीदने जाता। जब हम लोग सोना खरीदने जाते हैं, तो शायद अगर आप अपने घर वालों के साथ गए होंगे, तो वहाँ सुना होगा कि वहां पे हम लोग तोले के टर्म में काम करते हैं, 1 तोला सोना इस टाइप से बोलते हैं। वहां पे अपने कैलकुलेशंस मिलीग्राम में चलते हैं, इतना मिलीग्राम सोना या इतना ग्राम सोना, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम इस टाइप से काम करते हैं। तो वहाँ जो तोला वर्ड है, वो तोला वर्ड इसलिए डिफाइन किया जाता है क्योंकि उस टर्म में उनका कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाता है। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे मास के टर्म में मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, किलोग्राम इस तरह के टर्म्स हैं, इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। अबे ओप्पो अपना हाथ क्यों खड़ा कर रहा है चैट में? कुछ पूछना है क्या? हाँ। तो जैसे उस होता क्या है कि हम लोग के पास माइक्रोग्राम, मिलीग्राम ये सारी की सारी चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। लेकिन हम लोग जरूरत के हिसाब से लैंग्वेज आसान रखने के लिए, ताकि अपना कम्युनिकेशन आसान हो, हम लोग यूनिट्स को चेंज करते चले जाते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस में हम लोग मीटर किलोमीटर तो बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग प्लैनेट्स की डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो उसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं लाइट ईयर्स। शायद ये टर्म सब लोगों ने सुना होगा, लाइट ईयर, हम स्क्रीन पे भी लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जैसे मान लो कि सूरज का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग किलोमीटर के टर्म में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लाख किलोमीटर लिखना मुश्किल चीज है। उसमें जब उसको लिखेंगे, तो लिखते वक्त वैल्यूज काफी बड़े हो जाएंगे, उसमें भी 10 टू द पावर 8, 9, 10 इस टाइप से वैल्यू आता है। तो हम लोग उसको नॉर्मली लाइट ईयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर। और लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये खुद से सर्च करना, सब लोग के पास इंटरनेट है, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल करके देखना व्हाट इज अ लाइट ईयर। कुछ लोगों को मालूम भी होगा, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे होता क्या है
कि जो डिस्टेंस है उसको हम लोग किलोमीटर के फॉर्म में मेजर कर सकते थे, लेकिन जब प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो लाइट ईयर ज्यादा सुटेबल टर्म, ज्यादा इजी टू यूज टर्म हम लोग को दिख रहा था, उसमें वैल्यू छोटा आ रहा था। तो हम लोग सेम टाइप से एक एटम के मास को जब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो एटम के मास में वैल्यू इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उन कैलकुलेशन को करने के लिए एटम से रिलेटेड कुछ भी मास का एक यूनिट बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एटम का मास बहुत छोटा है, तो जैसे हम लोग ये सोना खरीदने गए तो उधर तोला के टर्म में काम कर रहा है, तोला को हम लोग ग्राम से रिलेट कर सकते हैं, तो उसको ग्राम में भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 तोला 2 तोला बोलना ज्यादा आसान था। तो सिमिलर टाइप से जब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं तो एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कर देते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू है अपने पास, जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा लिखते हैं अगर कि 10⁻³ ग्राम, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? बताओ भाई, क्या बोलते हैं इस चीज को 10⁻³ ग्राम? किसी को नहीं मालूम 10⁻³ ग्राम को क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ बोलते हैं मिलीग्राम? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब 10⁻⁻, हाँ मिलीग्राम बोल सकते हैं। जब 10⁻³ है तो इस चीज को हम लोग मिलीग्राम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग 10⁻³ ग्राम बार बार बोल सकते थे, ये 5 × 10⁻³ ग्राम, या फिर 0.0005 ग्राम, इसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वैल्यू बोलना थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है कि हमको इतना ग्राम चाहिए, तो 0.005 ग्राम चाहिए। मतलब अगर हम लोग सब्जी मार्केट में गए और बोले हमको 50 मिलीग्राम, या फिर सोने के पास दुकान के पास गए और हमको 2 मिलीग्राम सोना चाहिए, तो उसको बोले नहीं हमको 0.0002 ग्राम सोना दे दो, को बोलना भी मुश्किल होगा, सामने वाले को समझना ही मुश्किल होगा। हम 2 मिलीग्राम बोलेंगे तो उनके लिए आसान है, बट 0.002 अगर हम लोग वैल्यू 0.0002 अगर हम लोग वैल्यू ग्राम में बोले तो समझना मुश्किल होगा। और 2 × 10⁻³ बोल देंगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा उसका कि क्या बोल दिया भाई, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि जहाँ पे भी ये 10⁻³ ग्राम का फैक्टर है, इस 10⁻³ ग्राम के फैक्टर को हम लोग मिलीवर्ड से एसोसिएट कर देते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि जैसे ही मिलीवर्ड आया मतलब 10⁻³ का फैक्टर उधर एसोसिएटेड है। मतलब अगर 5 मिलीग्राम है तो ग्राम के फॉर्म में 5 × 10⁻³ ग्राम आराम से लिखते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे जिस तरीके से हम लोग 10⁻³ को मिलीग्राम के फॉर्म में एसोसिएट कर दिए, तो सिमिलर टाइप से हम लोग एक सर्टेन वैल्यू को AMU के फॉर्म में एसोसिएट कर दे रहे हैं। वैल्यू साइड में दे भी रखा है, लेकिन पहले हम स्क्रीन पे लिखेंगे 1.66 × 10⁻24 ग्राम। इस चीज को 1 AMU के बराबर का वैल्यू बोल दिया गया। जैसे 10⁻³ को मिलीग्राम बोल दिया गया, ये 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो सिमिलर टाइप से 1.66 × 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। तो मिलीग्राम अपने मास के मेजरमेंट का एक यूनिट था। सिमिलर टाइप से 1 AMU भी मास के मेजरमेंट का यूनिट है। लेकिन कहाँ के मास के मेजरमेंट का यूनिट है? तो जब हम लोग एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एटॉम्स काफी छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, तो जब हम लोग एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते हैं तब उन केसेस में इतने छोटे वैल्यूज को बार बार कैलकुलेट करना पड़े, मतलब बार बार इतना वैल्यू लिखना ना पड़े, तब वहां पे हम लोग ये एटॉमिक मास यूनिट यूज करना शुरू करते हैं। एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस यूनिट में काम करेंगे दैट इज कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि 1.66 × 10⁻24 के बराबर, ये -24 ग्राम के बराबर है। मतलब अगर मान लो कि हम लोग को एटम का मास मेजर करना है तो 1 × 1 × AMU, जैसे 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम है, वैसे ही 1 AMU, 2 AMU, 23 AMU, 56 AMU, ऐसा हम लोग टर्म मेंशन कर सकते हैं। अगर उसको ग्राम में लिखना होता तो बस AMU के जगह पे 1.66 × 10⁻12 मेंशन कर देना, तो ग्राम में भी वो वैल्यू आराम से लिखा जा सकता है। और एक्चुअल में 1 AMU कुछ भी नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन में बताया था इस चीज को। अगर एक एटम के मास को कैलकुलेट करना है तो हम लोग प्रोटॉन के मास से या न्यूट्रॉन के मास से, दोनों तो बराबर ही है,
तो हम लोग प्रोटॉन के मास से मास नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली मास नंबर को हमेशा हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो जब भी कोई मास आएगा वो हमेशा उस मास ऑफ प्रोटॉन के मल्टीपल में आएगा। अगर मास नंबर 1 है तो 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, अगर मास नंबर 4 है तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, अगर मास नंबर 16 है तो 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो बार बार ये मास ऑफ प्रोटॉन वैल्यू रिपीट ना हो तो उस चीज को हम लोग 1 में बोलना शुरू करते हैं। मतलब हम लोग एक एटम के मास को हमेशा एक प्रोटॉन के मास के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए उसको एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं। एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो बेसिक छोटा यूनिट लेके चल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, जिसका डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग डिस्कस करें क्या दे रखा है, द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो जैसे अगर इस चीज को एक्सप्लेन करें, वो सिंपल सा चीज एक्चुअल में डेफिनेशन तुमको याद रखना है। डेफिनेशन अभी जैसे बोला स्कूल के एग्जाम्स के लिए याद रखना है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन के लिए डेफिनेशन के टर्म में ज्यादा काम मत करना, ठीक है। बेसिक पार्ट जो भी बोला, 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 AMU 1.66 into 10 to the power minus 24। So the atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope, mass of one atom of carbon 12 isotope। और लास्ट क्लास में बताया था अगर एक एटम के मास को कैलकुलेट करना है तो नॉर्मली हम लोग उसके मास नंबर वाले पार्ट से उस मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि 1 AMU के बराबर या फिर 1.66 into 10 to the power minus 24 के बराबर है। तो एक मास वाले पार्ट की जब बात करें, हम लोग एक एटम के मास की बात करें, तो ये जो 12 वाला पार्ट से इसको डिवाइड किए ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा वैल्यू क्या 1.66 into 10 to the power minus 24। और इसी चीज को हम लोग 1 AMU भी बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन में जैसे अगर मान लो कि कार्बन अपना रेफरेंस लेवल बन चुका है, और कार्बन रेफरेंस लेवल इसलिए लिया जाता है जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात किए थे, फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात किए, फिर कार्बन अभी मेंशन किया, सारे सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, तो कार्बन रेफरेंस लेवल है। अगर हम लोग कार्बन के जगह पे ऑक्सीजन को रेफरेंस लेवल लेके चलते हैं तो ये जो डेफिनेशन है ये मॉडिफाई हो जाता है। इट इज इक्वल टू या द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, ऑक्सीजन वाले पार्ट में 1/12 नहीं आता, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में 1/12 की जगह पे 1/16 हो जाता है। तो the atomic mass unit is equal to 1/16 या 1/16 of the mass of one atom of oxygen 16 isotope। ये अपना डेफिनेशन हो जाता है। तो कोई डिफरेंस नहीं था एक्चुअल में अगर इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करें। तो जैसे कैलकुलेशन के टाइम पे सेम चीज होता है कि अगर हम लोग एक ऑक्सीजन एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं तो मास नंबर इंटू 1.66 इंटू 10 to the power minus 24, और इसका 1/16 वैल्यू ले रहे हैं तो 1/16 ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा एग्जैक्टली वही वैल्यू। तो डेफिनेशन तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि स्कूल के एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा, बट एक्चुअल में जैसे एक बार क्लास 11 खत्म हो गया तो ये डेफिनेशन भी मान के चलो ये खत्म हो गया, ये अपने ज्यादा काम का नहीं रहेगा। इसका बेसिक मतलब क्या है ये मतलब मालूम होना चाहिए, ताकि कभी भी ये सवाल पूछे, कोई उठा करके पूछे, सो रहे उठा करके पूछे, अरे बताओ वन में क्या होता है, तो नींद में बोल करके सो जाओ आराम से, इस टाइप से मतलब मालूम होना चाहिए। तो ये सवाल पूछने लायक नहीं होता लेकिन इसको हर जगह यूज किया जाता है, और इन सब चीजों में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जैसे हमको भी अपने टाइम पे होता था कि ग्राम कब यूज कर ले रहे हैं, एमयू कब यूज कर ले रहे हैं, कोई प्रॉपर इसका डिफिनेशन बताया नहीं हमको ढंग से, तो हमको कभी भी वो कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। हम जब पढ़ाना शुरू किया तब हम सोचे कि यार अब तो पढ़ाना है, तो हमें भी कंफ्यूजन रहेगा तो सामने वाले को भी कंफ्यूजन रहेगा। तो जब अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ना शुरू किया तब मालूम पड़ा कि अच्छा ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, एमयू अलग चीज है, नॉर्मल मास अलग चीज है, मोलर मास अलग चीज है, तो बेसिक पार्ट मालूम होगा, ठीक है। 1 AMU का मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन, वैल्यू कितना है 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम के बराबर। किलोग्राम में कन्वर्ट करना सबको आता होगा, 1000 से डिवाइड आराम से कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, जैसे एक छोटा सा पार्ट है ये ऊपर तुम्हारे स्क्रीन पे दे रखा, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा ध्यान रखना। जैसे 1 AMU इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डाल्टन टुडे, तो 1 डाल्टन भी बोलना एक सही लैंग्वेज माना गया है। इनफैक्ट जैसे जो 1 AMU है तो बार बार इतना बड़ा टर्म AMU यूज ना करना पड़े, तो इस चीज को U से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इस चीज को हम लोग यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। तो वही 1 AMU वाला पार्ट जो है अब उसको हम लोग यूनिफाइड मास बोलना शुरू कर देते हैं। बट यूनिफाइड मास जो टर्म है थोड़ा
मतलब अजीब टाइप का है। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जो पहली बार सीख रहे हैं उन सब चीजों को उनको लगता है अरे यार क्या यूनिफाइड मास बोल रहा है। एटॉमिक मास यूनिट समझना रिलेटिवली आसान है। एटम के मास को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, खत्म। यूनिफाइड मास नहीं बोल पाएंगे उस लैंग्वेज में, रिलेट नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में। तो इसीलिए पहले एटॉमिक मास यूनिट हम लोग बोलते हैं, फिर बस बोलते हैं भाई अब 1 AMU बोलो या 1U बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें हैं। 1 AMU और 1U यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये दो वैल्यूज का, ये दो टर्म्स का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, एटॉमिक मास यूनिट मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर वो वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 याद रखते हुए काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये टर्म हम लोग लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके थे कि एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो बोला था कि किसी भी एटम के अगर हम लोग मास नंबर को, अगर मास ऑफ प्रोटॉन से, जैसे सॉरी, एक एटम के मास नंबर ए को अगर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का उस एटम का मास निकल के आ जाएगा। तो जैसे उसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू RAM इंटू 1 AMU। तो मास नंबर का मतलब अभी जस्ट मेंशन किया, रिलेटिव एटॉमिक मास है, और मास ऑफ प्रोटॉन वाला पार्ट 1 AMU के बराबर। तो अगर कभी भी एक एटम का मास निकालना है, एक एटम का, दो एटम का, मतलब एटॉमिक मास निकालना है, तब हम लोग उस केस में RM को सीधा 1 AMU से मल्टीप्लाई करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है। एटॉमिक मास, एक एटम का मास इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। ऐसा ऐसा करके लैंग्वेज में बोले तो उतना लैंग्वेज से अच्छा है, बस सिंपली एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, खत्म। अब एक एटम का मास है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमेशा AMU के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। बाकी उसके नीचे जो पॉइंट है ये भी जस्ट डिस्कस किए। रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। वो इन तीनों टॉपिक से एसोसिएटेड एक नोट का पॉइंट था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है, बट इतनी बार हम लोगों ने रिपीट कर दिया कि तुम्हारे दिमाग में रहेगा। पहला टॉपिक है तो इसलिए हम लोगों ने इसको अलग से लिखा है। बट आगे जाने के बाद इस तरह के जो छोटे छोटे घटिया पॉइंट्स हैं, इन घटिया पॉइंट्स को हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करेंगे। उन सब चीजों को हम लोग एक जनरल पॉइंट से जैसा आराम से बोलते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड होंगे, तो क्वेश्चन वाले पार्ट में जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी तुम्हारे स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है। तो अभी के लिए तो जैसे सॉल्यूशन दे रखा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम लोग आइडिया लगे कि हम जो सोच रहे हो सही है कि गलत है। बट जो तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ो और केवल ये सोचो कि सवाल बोल क्या रहा है और इसका सॉल्यूशन हम लोग किस टाइप से करेंगे, और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दे रखा वो सही है कि गलत है, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सवाल में मेंशन किया है, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास। फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना नहीं होगा, हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिस्कस किया था, मास नंबर 16 होता है, ठीक है। और दूसरा, ये स्क्रीन पे कोरोना कौन आया भाई? किसका नाम है कोरोना? कौन यूनिक आदमी है? अपना नाम बताओ थोड़ा। अब डांटेंगे नहीं, बट नाम बताओ, ताकि ऐसे कोरोना बोलना अच्छा नहीं लगेगा ना तुमको। अजय। अजय, अच्छा चलो ठीक है। तेरा ना तेरा चलो ठीक है तेरा ना तेरा चलो ठीक है। क्या सही में वायरस हो रखा है क्या? इसको रिपीट कर रहा है आवाज। अब तेरा नाम कोरोना ही रखेंगे, लो ठीक है, चलो ओके। हाँ, तो जैसे यहाँ दे रखा एंड इट्स एटॉमिक मास, तो हम लोगों ने इस चीज को लास्ट क्लास में भी कैलकुलेट किया था, अभी भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इसमें मास नंबर मालूम है 16 और एटॉमिक मास निकालने बोला है, तो बस सिंपली 16 के आगे हम लोग AMU लगा सकते हैं, मतलब 16 इंटू 1 AMU। इस चीज को बोलने का ज्यादा कोई मतलब नहीं है, इस चीज में 16 AMU बोल करके हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे सवाल में दिया था, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इज 16, तो इसलिए मास नंबर 16 हो गया। और दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, तो 16 है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू RM इंटू 1 AMU। RM 16 है, और हम लोग के पास जो मास नंबर है वो, सॉरी, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU के बराबर, मतलब आंसर 16 AMU हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, तो इसलिए हम लोगों ने सॉल्यूशन स्क्रीन पे छोड़ रखा था।
क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अच्छा, ये तुम्हारे लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड पार्ट है, जो दूसरे बैचेस में हम लोगों ने पढ़ाया था उसमें सब एक था। चलो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे क्वेश्चन जो दे रखा है उससे एसोसिएटेड सॉल्यूशन तो नहीं दे रखा है, आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करके देखो, जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। फोन आ रहा है, प्रियांश का फोन आ रहा है, कोई बात करके देखो क्या हो गया। पहले पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ये भी शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट पहले पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। और कोरोना टाइम पे आया करो, क्लास का टाइम 12:30 बजे था। 12 क्या 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 हो गया है भाई तेरे माइक्रोफोन को? वायरस पकड़ लिया है क्या? पहले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सोडियम वाले पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लोरीन में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। फ्लोरीन का मास नंबर 19 होता है। हाइड्रोजन का मास नंबर सबको मालूम होगा, 1 होता है। कैल्शियम का मास नंबर मालूम नहीं होगा, फोर्थ का आंसर मेंशन करते हैं। कैल्शियम वाले पार्ट में मास नंबर हम लोग 40 लेके चलते हैं, तो अगर मास नंबर 40 है तो हम लोग आंसर भी 40 एंड 40 एमयू कर सकते हैं। और सिल्वर का मास नंबर तो मेरे हिसाब से किसी को भी मालूम नहीं होगा तुम में से। सिल्वर का मास नंबर 108 के बराबर होता है। तो अगर मास नंबर 108 है तो उससे हम लोग का रिलेटिव एटॉमिक मास 108, और इसका हम लोग एटॉमिक मास अगर लें तो 108 AMU आराम से बोलते हुए काम कर सकता है। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ग्रेस, डाउट है? ग्रेसी, ग्रेसी कौन है भाई? नया नया अपना मतलब इंस्टाग्राम वाला नाम मत यूज किया करो। इधर इंस्टाग्राम अलग है और इधर पढ़ाई अलग है, ताकि हम लोग नाम से ये कर पाए, बुला पाए। ग्रेसी दूसरों को भी नहीं समझ में आएगा। मेरे यही नाम है क्या ग्रेसी? स्क्रीन पे किसी का नाम ऐसे नाम में कोरोना कोरोना श्रेया, श्रेया, ओए कोरोना। अगर क्लास में फालतू टाइम पास करेगा तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्लास के टाइम पे सीरियसनेस मतलब सीरियसनेस, जब वो लोग चैट करेंगे तब उसके टाइम पे ही बस फालतू की बकवास करेंगे। ठीक है, श्रेया अपना नाम चेंज कर लो, इंस्टाग्राम वाला। हाँ हाँ, नाम चेंज कर लो, इंस्टाग्राम वाला नाम यूज नहीं करना। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वहाँ पे 1.008 AMU लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 AMU गलत होगा? उसको 1 AMU बोल सकते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि जितने भी एटॉमिक मासेस है वो एक रिलेटिव रेशियो है बेसिकली। तो कभी भी वो हो सकता है जनरली कि वो कभी भी एक स्टैंडर्ड इंटीजर के फॉर्म में ना आए। ठीक है, जैसे होगा क्या कि जब हम लोग 1 वाले पार्ट को सॉरी जब कैलकुलेशन वाले पार्ट में जैसे कभी देखा होगा तुम लोगों ने, क्लोरीन के केस में मास नंबर 35.5 दे रखा होता है। तो जैसे 35.5 बिल्कुल मिड में है, तो उस चीज को जैसे हम लोग 0 की तरफ भी नहीं ले सकते और 36 मतलब 35 की तरफ भी नहीं ले सकते, 36 की तरफ भी नहीं ले सकते। तो एक्चुअल में कभी भी इन जनरल एलिमेंट्स के रिलेटेड जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आता मास में, लेकिन हम लोग उसको जनरल लैंग्वेज में 1 AMU बोल देते हैं। हम लोग का कैलकुलेशन आसान रहता है। ठीक है, इसलिए वहां पे चीज मेंशन की गई है 1.008 AMU जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है, बट 1 AMU बोलना कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करो। फोर्टीन ही होगा ना आंसर। हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। चलो, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन 5 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which has atomic mass 14 AMU? आंसर होना चाहिए 70 के बराबर। जिनको भी डाउट है पूछ सकते हैं, जिनको भी डाउट है पूछ सकते हैं। कैसे?
कैसे अरे तो स्पीकर पे बजा रखा है क्या हम लोग का ये? स्पीकर पे मत सुनो, इसलिए आवाज हो सकता है कि बार बार गूंज रहा हो। हमेशा घर में एक ही माइक्रोफोन वाली चीज रखो आसपास, अदरवाइज ये दो माइक्रोफोन आजू बाजू होने की वजह से आवाज गूंजता है, ठीक है। चलो, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन 5 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैज एटॉमिक मास 14 amu? तो जैसे एटॉमिक मास वाला पार्ट, इसको हम लोग ए मास से लिख रहे हैं, एटॉमिक मास 14 amu दे रखा, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मास वाला पार्ट 14 के बराबर होना चाहिए इंटू 1 amu। तो जो हम लोग का फॉर्मूला था उसको उल्टे डायरेक्शन में लिखा है, तो 14 इंटू 1 amu, ठीक है। यहाँ से मास हम लोग का 14 amu आ गया। तो मालूम पड़ गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास वाला पार्ट 14 के बराबर है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब बताया था अभी, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका मतलब एक एटम के अंदर हम लोग अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो 14 के बराबर है, और सवाल में दे रखा 5 एटम्स। तो अगर एक एटम में 14 है तो 14 इंटू 5 70, इसका मतलब 17 न्यूक्लियॉन्स आराम से कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो वापस पूछ सकते हैं। चलो, डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले थ्योरी पे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा, क्वेश्चन नहीं थ्योरी में ऐसा दे रखा, मोल मोल एनालिसिस, सॉरी मोल द मास नंबर रिलेशन। तो जैसे मोल वाले पार्ट को पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर आगे पे जाएंगे। इस मोल वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन तुम लोग को दे रहे हैं। वो कैलकुलेशन वापस से ट्राई करके देखो सेम स्क्रीन में, जैसे ये वैल्यू कितना होगा ये ट्राई करके देखें। 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ये वैल्यू कितना होना चाहिए, ये कैलकुलेट करके देखो। वन डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, एक बार कैलकुलेट करके खुद से देखें। नियर अबाउट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। नियर अबाउट कितना होना चाहिए, बस यही चाहिए मेरे को। इसका आंसर होना चाहिए 6.022 into 10 to the power 24। रट के बैठ जाओ, लास्ट ईयर बताया था तुम लोगों को। वैसे रटना ही है बेसिकली, बट ठीक है, अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है। जिन लोगों को पहले से मालूम है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम वो सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका आंसर नियर अबाउट ये होना चाहिए 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 23, ये कुछ वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। एक बार करके बता दे रहे हैं कैलकुलेशन। जैसे 10 टू द पावर -24 है, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से 10 टू द पावर 23 हो जाएगा, सॉरी 10 टू द पावर 24 हो जाएगा प्लस में, डिवाइडेड बाई 1.66। तो जब इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 10 को बाहर ले लो, 10 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 1.66 आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कैलकुलेशन में 10 बाई 1.66 अगर कैलकुलेट करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का पार्ट फील हो रहा है, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग 100 बाई 16.6 कर देते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन में आसान करने के लिए केवल, ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग को सीखना भी है टाइम के साथ धीरे धीरे। जैसे 16.6 है तो यहाँ से 0.6 को हम अभी के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 100 बाई 16 का मतलब 6 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। 16 छक 96, जिनको पहाड़ा आता है मालूम होगा, 16 इंटू 6 16 इंटू 6 96 के बराबर होगा। लेकिन जब 16 इंटू 7 करते हैं तो उसके 102 हो जाएगा वैल्यू। तो जो 100 है वो 96 से बड़ा है और 102 से छोटा है, तो इसका मतलब ना ही अपना आंसर 6 होगा ना ही अपना आंसर 7 होगा, उसके बीच का कोई वैल्यू होगा, क्योंकि 96 और 102 के बीच में 100 वाला पार्ट आ रहा। तो अपना आंसर 6 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, एग्जैक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू निकल के आ गया अगर हम लोग 100 बाई 16.6 करते हैं तब। अगर यहाँ 16 रखते तो भी 6 पॉइंट समथिंग 16.6 करेंगे तो भी 6 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो जैसे ये जो साइड में वैल्यू था 10 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 1.66, इस चीज को हम लोग आराम से 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 23 के फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि
10 बाई 1.66 6 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आया। और ये जो वैल्यू है इसी चीज को हम लोग मोल वाले पार्ट के लिए एसोसिएट करना शुरू करते हैं। तो ये वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना, 1/1.66, तो अभी जैसे मेंशन किया था 1 AMU का वैल्यू है, ठीक है। तो 1/1 AMU इज इक्वल टू 6.023 एग्जैक्ट वैल्यू इनटू 10 टू द पावर 23 होता है। अगर कहीं पे 023 वाले पार्ट के जगह पे अगर 6.022 दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मतलब इस 10 टू द पावर 23 से होता है, ना कि 6.0 समथिंग से। हम लोग को हमेशा 10 टू द पावर कितना है उससे मतलब रखना होगा। तो 6.023 दे रखा हो या 6.022 दे रखा हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल में हम लोग को 6.02 तक से ही मतलब होगा, उससे भी मतलब नहीं होगा, केवल 6 से मतलब होता है कैलकुलेशन में। 6 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे आगे। जैसे इस मोल के डिफिनेशन वाले पार्ट को भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक और चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे वापस से सब्जी मंडी चलते हैं हम लोग, वहां पे जब जाएंगे तो जैसे हम लोग कभी केला खरीदते हैं, तो केला में एक चीज देखा होगा, केला खरीदते हो तो वहाँ दर्जन चलता है, ठीक है। वहाँ पे किलो नहीं चलता। तो एक दर्जन, तो एक दर्जन मतलब मालूम है अपने को कि 12 होता है। अंडा खरीदते हैं तो भी एक दर्जन, ठीक है, 12 होता है। तो जो दर्जन है, जैसे जो भी सब्सटेंसेस हम लोग मास के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे हम लोग एक नया टाइप का यूनिट बना दिया, फिजिकल यूनिट, दर्जन। तो जैसे बोला कि 2 दर्जन केला दे दो, तो सामने वालों को मालूम है कि टोटल 24 के बराबर वैल्यू देना है अपने को। अगर 10 दर्जन देना होगा तो 10 दर्जन का मतलब जिस भी चीज का दर्जन यूज करें हम लोग, जैसे मान लो 1 दर्जन पेंसिल दे दो, तो 1 दर्जन पेंसिल का मतलब 12 पेंसिल दे दो। तो किसी भी सिमिलर टाइप की चीजों के नंबर को रिप्रेजेंट अगर कर रहे थे तो हम लोग एक नया यूनिट बना के, हम लोग 12 भी बोल सकते थे कि 12 पेंसिल दे दो, उसमें दिक्कत नहीं है। बट हम लोग दर्जन बोलना ज्यादा प्रेफरेबल मानते हुए चल रहे हैं कि चलो ठीक है, 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो, 4 दर्जन दे दो। एक नॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पे भी यूज करना शुरू कर दिए। तो एक सर्टेन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक नया टाइप का नाम यूज कर लिया, दर्जन। सेम टाइप से ये टर्म मोल यूज किया जाता है। मोल या फिर एवोगाड्रो नंबर, जो भी वैल्यू हम लोगों ने किया था मेंशन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जैसे जब भी कभी हम लोग दर्जन बोलेंगे तो दर्जन वाले पार्ट का मतलब होता है 12। वापस इसी स्लाइड को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये खाली स्लाइड है। जैसे जब भी हम लोग कभी दर्जन की बात करेंगे मतलब 12, जहां कहीं भी 12 आया मतलब एक दर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलर टाइप से हम लोग जैसे ऐसा लिखा, 12 है मतलब 1 डजन, ठीक है। सिमिलर टाइप से ये जो वैल्यू है 6.022 या 23 इंटू 10 टू द पावर 23, इस चीज को हम लोग एन ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये एन ए वाला जो पार्ट है, इस चीज को हम लोग एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये नाम भी यूज किया जा सकता है। मतलब जैसे 12 को 1 दर्जन बोला, 1 डजन बोला, सिमिलर टाइप से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को एन ए, जो एन है वो एवोगाड्रोस नंबर के लिए, जैसे यहाँ कांस्टेंट बोले, सॉरी एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलना थोड़ा गलत होगा, नंबर ही बोलो, एवोगाड्रोस नंबर। तो ये जो n है ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कैपिटल में a नीचे लिखा हुआ है ये एवोगाड्रो के a वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है, इस चीज को हम लोग बार बार रिपीट ना करें। जैसे 12 को बार बार हम लोग 12 है, 24 है, 36 है, तो बार बार हम लोग 12, 24, 36 ना बोल के 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन इस फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो सिमिलर टाइप से जैसे ना बोला ना कि 12 पेन है तो 1 डजन पेन, अगर 60 पेन है 60, तो 5 डजन पेन्स। तो अगर मान लो कि हम लोग के पास इतने पेन्स है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जो तुम्हारे स्क्रीन पे हाईलाइट किया है, अगर मान लो इतने पेन्स दे रखे, तो हम लोग बार बार ऐसा बोलेंगे अभी अपने पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन्स है, अपने पास 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन्स है। तो बार बार इतना बड़ा वैल्यू ना बोलना पड़े, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास 1 एवोगाड्रोस नंबर पेन है, अपने पास 2 एवोगाड्रोस नंबर पेन है, अपने पास 3 एवोगाड्रोस नंबर पेंसिल है। और एवोगाड्रोस नंबर भी बोलना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग इसी चीज को, जैसे ये एवोगाड्रोस नंबर का जो वैल्यू है, इसको हम लोग मोल बोलना शुरू कर देते हैं। हम लोग के पास 1 मोल पेन है, 1 मोल पेन का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन्स है। हम लोग के पास 10 मोल पेंसिल है, तो 10 मोल का मतलब 10
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल्स है। मतलब जब भी ये टर्म मोल बोला जाएगा तो जैसे डजन है, सिमिलर टाइप से टर्म मोल भी डिफाइन किया गया है कि एक मोल का मतलब इतने टर्म्स होने चाहिए। जैसे एक डजन का मतलब 12 होना चाहिए। 12 किस चीज का नहीं मालूम, 12 किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन एक डजन मतलब 12 होने चाहिए। तो जिस चीज का डजन है, जैसे अगर हम लोग मान लो डजन की बात करें, तो अगर मान लो कि डजन वाला पार्ट, ऐसा हम लोग बोलते हुए चल रहे हैं कि डजन वाला पार्ट पेंसिल का है, तो ठीक है, एक डजन पेंसिल। डजन वाला पार्ट अगर पेन का है तो एक डजन पेन। तो सिमिलर टाइप से जब हम लोग मोल की बात कर रहे हैं तो जिस चीज का मोल है उसी के नंबर की बात करेंगे। तो एक मोल पेन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। अगर 2 मोल पेन तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। तो हम लोग ये टर्म नया मोल यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि एटम्स हम लोग को दिखाई नहीं देते, लेकिन एटम्स नहीं दिखने के बाद भी जब आपस में अटैच होते हैं तो अटैच होने के बाद हम लोग को अलग अलग सब्सटेंसेस के फॉर्म में दिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस देख रहे हैं, कोई भी 3 डायमेंशनल सब्सटेंस जो विजिबल है, तो उसको हम लोग ब्रेक करते जाएंगे तो एटम आता है। मतलब बहुत सारे एटम्स मिलके हम लोगों को इस तरह के विजिबल फॉर्म में दिख रहे होंगे। तो जो एटम्स के नंबर का रेंज है जो एक विजिबल सब्सटेंस में है, वो 10 टू द पावर के 23, 24, 25 के टर्म में चलता है। तो उस लार्ज नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग वापस से, जैसे हम लोग एएमयू रिप्रेजेंट किए थे, सिमिलर टाइप से उस लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये टर्म मोल यूज करना शुरू कर देते हैं। तो मोल इज अ केमिकल काउंटिंग एसआई यूनिट, केवल काउंटिंग यूनिट है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। डेफिनेशन वापस से दे रखा है कुछ कुछ स्टैंडर्ड टर्म का, तो डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज भी करेंगे, आज के लिए टाइम उतना नहीं है। सिंपली अभी के लिए ये समझ लेना, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ एनी सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस की बात करेंगे, पेन हो, पेंसिल हो, जिस स्पीसीज की बात करेंगे, उसका एवोगाड्रो नंबर के बराबर का वैल्यू, मतलब उसका 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो ये जो स्लाइड में जो डेफिनेशन दे रखा है, ये स्लाइड आज तुम लोगों को हम फॉरवर्ड करेंगे। इसमें कुछ चीजें यहाँ तक पढ़ना, जैसे मोल वाला पार्ट, इसको एक बार रीड करके देखना, इसके डेफिनेशन को। ग्राम एटॉमिक मास, इसको रीड करके देखना। क्वेश्चंस वाले पार्ट को अभी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन वाले पार्ट को आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो स्लाइड नंबर 11 और स्लाइड नंबर 12 है, मतलब मोल द मास नंबर रिलेशन और दूसरा ग्राम एटॉमिक मास, ये दो टर्म्स वाले स्लाइड्स को एक बार रीड करके देखना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा आराम से तेजी से एक्सप्लेन कर लें। और एक बार ये दोनों चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी तो इसके बाद हम लोग का सिलेबस फिर मतलब या फिर जो टॉपिक्स हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये बेसिक पार्ट को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 1-2 लेक्चर का टाइम लगता है बेसिक पार्ट को समझने में। बट ये बेसिक्स अगर क्लियर है तो आगे तुमको कहीं भी जो टर्म्स है, जैसे इसके आगे मॉलिक्यूलर मास आएगा, मॉलिक्यूल्स आएंगे, इन सब चीजों में तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, वही चीजें रिपीट होते जाएंगी और इस स्लाइड तक तुम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाय पलक बोलो। कोरोना अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो। जो एक बार मोल वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए। से हम लोग को और भी क्लासेस 2 बजे से फिर से क्लास है, तो ये क्लासेस के बाद हम लोग को और भी चीजें करनी होगी। नेक्स्ट क्लास जैसे शुरू होगा तो ये मोल वाला चीज हम लोग वहां पे बता देंगे। ठीक है, एक बार आप खुद से रीड करके देखिए इस चीज को, मोल वाले पार्ट को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अरे कोरोना, तुम कोरोना जो वायरस है वो चैट में लिख रहा है कि सर क्लास कब खत्म होगा, भूख लग गया है। ठीक है, अगर घर पे खाने पीने की चीजें टाइम से पहले नहीं करेंगे तो बोले कि बहुत ही स्ट्रिक्टली हम लोग इस चीजों को देखेंगे। यहाँ पे क्लास चल रहा है या कोई मजाक नहीं चल रहा है, मजाक का पार्ट अलग है, क्लास का पार्ट अलग है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। पढ़ाई करना है तो अच्छी बात है, हम लोग जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, जैसे आपने भी या सब लोगों ने अभी तक बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन देखा होगा, डेफिनेटली नो डाउट ट्राई किया होगा। मतलब बहुत सारे लोगों ने अकेडमी ट्राई किए होंगे, बैजूस ट्राई किए होंगे, एलएन रेजिनेस सब ट्राई किए होंगे। बट हम लोग का ये जो फॉर्मेट है ये कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि हमको भी मालूम है कि वो लोग अपना दूसरे फॉर्मेट में क्लासेस ले रहे हैं। वो लोग एक स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग मतलब चल रहा है, उसी को देखते देखते जाओ, जो भी कमेंट है, जो भी डाउट है उसको कमेंट में पोस्ट करते जाओ। इस तरह का इंटरेक्टिव क्लास वहाँ नहीं है। तो ये जो फैसिलिटी है ये मिल भी रहा है अगर, तो हम केवल पढ़ने वाले लोगों को ही देंगे। और हम भी नहीं चाहेंगे कि मेरे रिसोर्स को हम लोग वेस्ट करें हम फालतू का,
क्योंकि टाइम काफी कम है। अब शेड्यूल देखेंगे, आपको शेड्यूल जो मिला होगा, बहुत सारे क्लासेस है उसमें, बहुत सारे बैचेस हैं। तो केवल जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सीरियसली केवल उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी आलतू फालतू की चीजें हुई तो फिर क्लास उसको भी है, अपने फोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे पास ऑन करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। वहां पे मैसेज करना हम लोग के लिए काफी आसान और सिक्योर है। वहां पे एक ग्रुप में एक दूसरे का नंबर शेयर नहीं होता। व्हाट्सएप में बनाने पे सबको एक दूसरे का नंबर दिखता है। और दूसरा जो आईपैड हम लोग यूज हाँ कर रहे हैं उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं हो पाता है हाँ उसमें, इसलिए टेलीग्राम इंस्टॉल कर ले, थोड़ा उस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही क्लास है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 2 पेज तुम लोग को बोल, वो 2 पेजेस पढ़ करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ओके।